निश्चित प्राप्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ईरान का बड़ा कदम। ईरानी संसद ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को लेना है अंतिम निर्णय। ईरान को शांति के रास्ते पर चलने की अमेरिका की सलाह। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपात बैठक। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले को लेकर ईरान ने की थी बैठक बुलाने की मांग। IAEA ने भी बुलाई आपात बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर की बात। तनाव कम करने और शांति का किया आह्वान। संवाद और कूटनीति से समाधान पर दिया जोर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, नागरिकों को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाएंगे सभी आवश्यक कदम। ईरान से भारतीयों की स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 1428 भारतीयों की हुई सुरक्षित घर वापसी। देश लौटे लोगों ने जताया पीएम का आभार। छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह ने दोहराई नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की प्रतिबद्धता। कहा, छत्तीसगढ़ में बारिश में भी पूरी ताकत से चलेगा एंटी नक्सल ऑपरेशन। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ईरानी संसद ने इस जलमार्ग को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ईरान की शीर्ष सुरक्षा संस्था का फैसले पर मुहर लगना बाकी है। रणनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित होगी। होर्मुज जलडमरू मध्य के अगर बंद होती है तो तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा होगा और महंगाई भी बढ़ेगी। ईरान के नियंत्रण वाले इस प्रमुख समुद्री तेल मार्ग के जरिए खाड़ी देशों से दुनिया भर को तेल की सप्लाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया का 26% कच्चे तेल व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। अगर इसमें रुकावट आती है या फिर इसे बंद किया जाता है तो इसका असर अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों के साथ ही भारत पर भी देखने को मिल सकता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में शामिल ये तेल मार्ग करीब 96 मील लंबा है और अपने सबसे संकीर्ण स्थान पर 21 मील चौड़ा है। इसके दोनों दिशाओं में 2 मील चौड़ी 2 शिपिंग लेन हैं जहां ईरान रोक लगा सकता है। ये होर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। और ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बाद पिछले सप्ताह संघर्ष की शुरुआत हो गई। अब इस संघर्ष में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। वहीं अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। एक तरफ जहां अमेरिका ने कहा कि इस कार्रवाई के जरिए ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने में उसे कामयाबी हासिल हुई है, वहीं ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्ता और कूटनीति के जरिए संघर्ष का समाधान निकालने पर जोर दिया और इस बीच ईरान की संसद ने होर्मुज की खाड़ी को बंद करने का फैसला लिया है, जिस पर अंतिम फैसला ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा काउंसिल लेगी। आखिरकार इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका की एंट्री हो ही गई। भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 4:30 बजे अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी वायुसेना ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले को बेहद सफल बताया और सभी अमेरिकी सैनिकों को बधाई दी। ट्रंप ने कहा कि अब शांति का समय है। A short time ago, the U.S. military carried out
massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि इस कार्रवाई के जरिए ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने में कामयाबी हासिल हुई है। As President Trump has stated, the United States does not seek war. But let me be clear. We will act swiftly and decisively when our people, our partners, or our interests are threatened. Iran should listen to the President of the United States and know that he means it. वहीं ईरान ने अमेरिकी सेना द्वारा उनके परमाणु स्थलों पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। The U.S. act of aggression against Iran's peaceful nuclear facilities constitutes not only a flagrant breach of the UN Charter, especially the prohibition of the use of force under Article 2, Paragraph 4, and the obligation to respect the state's territorial integrity and sovereignty, but also a violation of UN Security Council Resolution 2231. It cannot be emphasized enough how much of a devastating blow that the US, a permanent member of the Security Council, has dealt to the global non-proliferation regime. इन हमलों के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। कयास लगाया जा रहा है कि पुतिन से मुलाकात के बाद इस युद्ध में रूस का भी दखल हो सकता है। वहीं अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के इस कदम को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने वो किया है जो धरती पर कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि शक्ति से ही शांति आती है। इस बीच हमले का जवाब देते हुए ईरान ने इजराइल पर 30 मिसाइलों से हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ईरान के F-5 विमानों को मार गिराने का दावा किया। आईडीएफ का दावा है कि रविवार सुबह इजरायली वायुसेना के विमानों ने ईरान के देसफुल हवाई अड्डे पर ईरानी सशस्त्र बलों के 2 F-5 लड़ाकू विमानों पर हमला कर उसे मार गिराया। इजरायल ने ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज जारी की है। इसमें एक विमान को नष्ट होते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा सुबह किए गए हमलों में 8 लॉन्चर को निष्क्रिय कर दिया गया, जिसमें से 6 लॉन्चरों को इजरायली क्षेत्र में दागने की तैयारी थी। वहीं पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान से फोन पर बात की है। बातचीत के दौरान पीएम ने वार्ता और कूटनीति के जरिए संघर्ष का समाधान निकालने पर जोर दिया। पीएम ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की जरूरत पर जोर दिया। पीएम ने तत्काल तनाव कम करने का आह्वान दोहराते हुए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। शांति प्रयासों को बढ़ावा देने के क्रम में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी अमेरिकी हमले पर चिंता जताते हुए इसे शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया। गुतेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, मैं आज ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए बल प्रयोग से बहुत चिंतित हूं। ये पहले से ही संकटग्रस्त क्षेत्र के लिए और भी खतरा बढ़ाने वाला है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा है। मैं सदस्य देशों से आह्वान करता हूं कि वे तनाव कम करें और संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य नियमों के तहत अपने दायित्वों को बनाए रखें। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA ने सोमवार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का ऐलान किया है। IAEA चीफ राफेल ग्रोसी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। अमृतपाल सिंह और अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमलों के मद्देनजर आज रात एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि आमिर सईद इरवानी ने यह बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। उन्होंने अमेरिकी कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गंभीर उल्लंघन बताया है। यह बैठक 22 जून 2025 को न्यूयॉर्क के समय अनुसार दोपहर 3 बजे और भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे आयोजित की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर लिखा है कि हम पिछले 2 सप्ताह से मध्य पूर्व में विकसित हो रही भू राजनीतिक स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पिछले कुछ वर्षों में अपनी आपूर्ति में विविधता लाई है और अब हमारी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर नहीं आता है। हमारी तेल विपणन कंपनियों के पास कई सप्ताह की आपूर्ति है और उन्हें कई मार्गों से ऊर्जा आपूर्ति मिलती रहती है। हम अपने नागरिकों को ईंधन की आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु जारी है और इस अभियान के तहत ईरान में फंसे छात्रों और अन्य लोगों को निकालने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। रविवार शाम तक विशेष विमानों के जरिए 1400 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। बहुत हेल्प करी एम्बेसी ने हम लोग की और समझो उसी के थ्रू हम लोग आए हैं। एम्बेसी वालों ने तुरंत होटल से रात में ही संपर्क करके लिस्ट बना के दूसरे दिन सुबह 4 बसों से चेंज कर करके हमको मशहद पहुंचाया। धन्यवाद हमारे दूतावास का, ईरान के वहाँ के एम्बेसडर और एम्बेसी को उन्होंने जितना अच्छा इंतजाम किया, हम लोगों को अच्छे से होटल में रखा। उसके बाद जब देखा मिली तो हम लोगों को भेज दिया। हम इंडिया के गवर्नमेंट का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग जितने दिन भी वहाँ पे थे बहुत आराम और सुकून से थे। इंडिया एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। भारत सरकार के द्वारा हमें पूरा सपोर्ट मिला और हम सकुशल हमारे देश में वापस आ गए हैं। ऑपरेशन सिंधु सफलतापूर्वक जारी। विशेष विमान से लौट रहे भारतीय। सुरक्षित वापसी पर लोगों ने जताया आभार। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से चौथी सीधी उड़ान 311 भारतीय नागरिकों को लेकर रविवार को दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस उड़ान में भारत के विभिन्न राज्यों के नागरिक सवार थे, लेकिन इनमें बड़ी संख्या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नागरिकों की रही। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि निकासी की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। अब तक ईरान से कुल 7 उड़ानों के जरिए 1428 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। वापस लौटे भारतीय नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्रालय और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के प्रति आभार व्यक्त किया। बहुत अच्छे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। अरेंजमेंट्स बाय द इंडियन एम्बेसी, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। देयर वाज वेरी टेंस सिचुएशन देयर, मतलब हर वक्त फायरिंग हो रही थी, मतलब इंटरसेप्ट हो रहे थे, एक टेंस का माहौल था, बच्चे डरे हुए थे। और बट अल्हम्दुलिल्लाह द इंडियन गवर्नमेंट टेक इम्पोर्टेंट स्टेप्स देयर, हमको अच्छी तरह रखा। हमारे होटल्स बहुत अच्छे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी एंड कीर्तिवर्धन जी, मैं सारे लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हर मोमेंट पे हमारे हौसले को बरकरार रखा। शब्द नहीं है कि हम थैंक्स कर सकें। हमारे एम्बेसी के जो अमला है उसको बहुत धन्यवाद हम अपने दिल से देते हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों के साथ साथ श्रीलंकाई नागरिकों को भी सुरक्षित निकाले जाने को लेकर श्रीलंका ने भारत के प्रति आभार जताया है। श्रीलंकाई विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरान से भारतीय नागरिकों के साथ साथ श्रीलंकाई नागरिकों को सुरक्षित निकालने में समय पर सहायता प्रदान करने के लिए श्रीलंका भारत सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता है। ये एकजुटता का कार्य भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत और स्थायी साझेदारी का प्रतीक है, जिसकी श्रीलंका की जनता हृदय से सराहना करती है। इससे पहले भारत सरकार ने नेपाल और श्रीलंका की सरकारों के औपचारिक अनुरोध के बाद ऑपरेशन सिंधु को विस्तार देते हुए इन देशों के नागरिकों को भी वापस लाने का निर्णय लिया था और ईरान में रह रहे श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को भारतीय दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई थी।
ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन और तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। नई सुबह, नई शुरुआत, डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद पर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के डीजीपी, एडीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रायपुर में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 1.5 साल में भाजपा सरकार द्वारा राज्य सरकार की नक्सलवाद के खिलाफ अभियान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक रुके हुए नक्सल विरोधी अभियान को द्रुत गति से चलाया और राज्य को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। अमित शाह ने कहा कि विष्णुदेव और शिव विजय शर्मा ने नक्सल विरोधी अभियानों को न सिर्फ धार दी है बल्कि समय समय पर इस अभियान का मार्गदर्शन किया है, सुरक्षा बलों का हौसला भी बढ़ाया और संपूर्णता के साथ इस लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने विश्वास के साथ दोहराया कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। और वहीं उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से हमारे सुरक्षा बलों ने पराक्रम दिखाया है और सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, उसके आधार पर हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बारिश के मौसम में आराम करने वाले नक्सली इस बरसात में चैन की नींद नहीं सो पाएंगे क्योंकि हमारे सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी रहेगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने नक्सलवाद के रास्ते पर भटक कर गए सभी युवाओं से हथियार डालकर राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि उन्हें विकास यात्रा में जुड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ओडिशा की बौद्ध जिला अब भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बात की जानकारी साझा की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून को इस नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई थी और इस पहल से स्थानीय लोगों को यात्रा और व्यापार दोनों में मदद मिलेगी। एनसीआरटीसी ने पूरे नमो भारत कॉरिडोर पर सराय काले खां से मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेनों का समय सारणी के मुताबिक ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें ट्रेनों ने पूरी 82 किलोमीटर लंबी यात्रा 1 घंटे से भी कम समय में पूरी की। और इस ट्रायल के दौरान मेरठ मेट्रो ट्रेनें भी नमो भारत ट्रेनों के साथ चल रही थी और सिस्टम ने सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया। ये दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच क्रियान्वित किए जा रहे भारत के प्रथम नमो भारत कॉरिडोर के परिचालन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और इस ट्रायल के दौरान नमो भारत ट्रेनों को पूरे 82 किलोमीटर के हिस्से में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अपनी अधिकतम परिचालन गति से निर्बाध रूप से चलाया गया। मेरठ साउथ और मोदीपुरम डिपो के बीच के हिस्से पर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन भी गति से प्रगति कर रहा है और ये देश में पहली बार है जब नमो भारत ट्रेनों के ही बुनियादी ढांचे पर स्थानीय मेट्रो सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। पिछले 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण पर भी सरकार का खास फोकस रहा है। देश में महिलाओं के नेतृत्व में विकास की नई परिपाटी शुरू हुई है और जिससे आधी आबादी सशक्त हो रही है। पुरुष प्रधान माइनिंग जैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं ने कदम आगे बढ़ाए हैं। झारखंड की आकांक्षा कुमारी भूमिगत खदान में काम करने वाली देश की पहली महिला इंजीनियर है, जिन्होंने अपनी दक्षता और क्षमता से नारी शक्ति का लोहा मनवाया है। हमारे सहयोगी दिवाकर कुमार ने ग्राउंड जीरो में CCL के चूरी माइंस में उनसे खास बातचीत की। देखिए। देश में अभी भी हालांकि महिला माइनिंग इंजीनियरों की कमी है, लेकिन जो महिला सशक्तिकरण की वानगी देश में देखने को मिल रही है उसकी आकांक्षा एक मिसाल है। मैं शुरुआत की माइनिंग में जर्नी 2018 से स्टार्ट की हूँ। मैं 3 साल पहले वेदांता में काम की, वो भी अंडरग्राउंड माइंस थी। फिर 4 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, तो टोटल 7 साल का अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस है।
और जब मैं शुरुआत की थी उस टाइम महिलाएं तो थी पर उतने नंबर में नहीं थी, पर अभी ये संख्या बढ़ रही है। अभी हम कहें तो कोल इंडिया में भी 30+ फीमेल रिक्रूट हो चुकी है और बाकी अदर कंपनी में भी फीमेल का रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा है। कह सकते हैं कि 100+ फीमेल माइनिंग इंजीनियर अभी मतलब है जो कर रही हैं, ऑन फील्ड काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोकस है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिला आत्मनिर्भर हो, आकांक्षा उसकी एक वानगी भी है कि माइंस जैसे क्षेत्र जिसे माना जाता था कि पुरुषों के लिए प्रधान क्षेत्र ये है, उस क्षेत्र में अब आकांक्षा अपना दबदबा बना रही है। जब से अमेंडमेंट 2019 में अमेंडमेंट आया उससे महिलाओं को अंडरग्राउंड में भी काम करने के लिए आज़ादी दी गई, लेकिन अभी भी इसमें रिस्ट्रिक्शन है जो शाम के 7 बजे तक फीमेल अंडरग्राउंड में काम कर सकती है, लेकिन ओपन कास्ट में वो टाइम 24 आवर्स कर दिया गया है। इस कार्यकाल में महिलाएं बहुत आगे गई है। 100 मीटर मैं सरफेस से नीचे हूँ, मेरे वर्कफोर्स जो है वो मेल है, लेकिन आप मतलब ऐसा ये कह नहीं सकते कि कोई आपको मिसबिहेव करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर पोलाइट है, हम सब है, तो हमारा मतलब कहना कि आप चाह ले तो माहौल बदला है देश में और सपोर्ट भी करते हैं। बदलाव की कहानी लिखी जा रही है, सोच बदली है कि महिलाएं किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है और ये जिस माइंस में हम खड़े हैं वो एक वानगी है, वो एक झलक है कि किस तरीके से देश में पिछले 11 वर्षों में परिवर्तन हुआ है। सेवा सुशासन का जो काल ये चल रहा है उसमें किस तरीके से बदलाव हुए हैं और महिला सशक्तिकरण की जो वानगी है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। अपने सहयोगी करमवीर और अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को राजधानी दिल्ली में इसकी नई किताब हिस्ट्री दैट इंडिया एग्रॉड का विमोचन किया है और अपनी पुस्तक में लेखक प्रेम प्रकाश ने इतिहास में कई रोचक घटनाक्रमों और महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत किया है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता रहा है। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इतिहास लेखन बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन क्योंकि लेखक को तथ्यों और साक्ष्यों को सही तरीके से सामने लाना होता है। उन्होंने कहा कि लेखक प्रेम प्रकाश ने इतिहास की कई घटनाओं का बिना किसी पक्षपात के पुस्तक में इसे रखा है और जिससे आने वाली पीढ़ियां भारत के सही इतिहास से जुड़ सकेंगी। The book also has certain facts reported with, of course, evidence, which have often not been written because most of the authors have tended to look at this entire sequence of events from their perspective, sometimes also from the experiences, the kind of experiences, varied experience they went through, which may have determined their perspective, which of course can't guide them from being biased, but each one of had to go through a different kind of a nightmare. और वहीं 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों में भी योग से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विदेश मंत्रालय ने अपने एक्स हैंडल पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया जिसमें योग को लेकर दुनिया भर के लोगों में जागरूकता और उत्साह देखा जा सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्रक ड्राइवरों के लिए विश्राम गृह बनाने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि ट्रक ड्राइवर देश की प्रगति के रीढ़ हैं जो दिन रात मेहनत कर सामान की ढुलाई करते हैं। घंटों घंटों लगातार ट्रक चलाने वाले चालकों के आराम के लिए हाईवेज पर नई सुविधाओं वाले आधुनिक भवनों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि गुजरात की तापी जिले के वीरपुर में NH
53 पर स्थित बेहतरीन सुविधाओं से युक्त भारत पेट्रोलियम के विश्राम गृह में ड्राइवरों के लिए भोजन, स्वयं खाना पकाने का स्थान, ठंडा गर्म पानी, शौचालय, स्नान गृह, पार्किंग और विश्राम गृह की पूरी व्यवस्था है। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि ट्रक और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए बनाए गए ये भवन ड्राइवर्स की जीवन जीने में आसानी और यात्रा में आसानी दोनों बढ़ाएंगे। इससे उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और दुर्घटनाओं को रोकने में भी बहुत मदद मिल सकेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।